ठीक है। तो थर्मो तो केटीजी का बुकलेट कब मिलेगा? बात तो विशाल सर से नहीं बात की है। एक बार बात कर लो सर से। सर दो हम तो बार बोल मैसेज तो भेजे ग्रुप में। हम भी बात किए थे तो बोल रहे थे बस फाइनली है, भेजना है। ठीक है, एक बार उनसे बात कर लेना। ठीक है सर। और यहाँ पे अगर हम लोग एसएचएम में बात करें तो हम लोग का 3 टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है। तो आज इसको सबसे पहले खत्म करते हैं। तो एक है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, दूसरा होगा ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, एंड थर्ड होगा सॉरी फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, क्या होगा वो सब देखते हैं। तो पहले सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपरपोजिशन से क्या समझते हो? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आया था ग्रेविटेशन में भी, जिसमें हम लोग देखे थे कि अगर किसी एक पार्टिकल पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस दूसरे दूसरे मासेस की वजह से लग रहे थे, तो हमने वेक्टर सम निकाला था, उसको बोले थे सुपरपोजिशन। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ हो। जैसे कि अगर हम मान ले कोई भी एक एसएचएम हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक एसएचएम है, तो हम लोगों ने अभी सबसे सिंपलेस्ट एसएचएम देखा था, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि एक ही पार्टिकल पे हम दो अलग अलग फोर्सेस लगाए हों, दो अलग अलग डायरेक्शन में लगाए हों। तो वो जो मोशन होगा, जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, लेट से कि ये हमारा पेंडुलम है, ठीक है। हमने इसको इस प्लेन में इधर की तरफ डिस्प्लेस किया और छोड़ दिए। तो डिस्प्लेस किए छोड़ दिए तो हम जानते हैं कि इस मेन पोजीशन के अबाउट ऐसा टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जिसे हम लोग ने सिंपल एसएचएम बोला था पेंडुलम का। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि जब पार्टिकल यहाँ पे आए, ठीक है, जब वो अपने मूव करते करते मेन पोजीशन पे आया और हम इसको एक वेलोसिटी यहाँ पे v नॉट दे दिए, जिसका डायरेक्शन जो है इनटू द प्लेन है, ठीक है। यानी कि पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल में एक्सिस में, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं इस प्लेन की, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो एसएसएम कर रहा था। लेकिन जब वो मेन पोजीशन पे आया, लेट से अगर हम उसको परपेंडिकुलर प्लेन में हमने एक और वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा? अगर हम सिर्फ परपेंडिकुलर प्लेन में दिए होते तो परपेंडिकुलर प्लेन में वो एसएचएम करता हुआ दिखता। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दो दो एसएचएम हो रहे हैं, यानी कि इसका जो कंबाइंड अगर देखा जाए तो कुछ और हमको मिलेगा। बात समझ सक रहे हो? बोलो। यस सर। यानी कि हम बोल रहे हैं कि एक एसएचएम इस जो गिवन जो हमारा स्क्रीन है उसके प्लेन में हो रहा था। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसा एक वेलोसिटी दे देते जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन है, यानी कि अगर हम उसको प्लेन को अगर बनाना चाहें तो ऐसा मान लेते हैं कि ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इस प्लेन में भी ऐसा हमको ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर दोनों कंबाइंड हो जाए तो ना तो ये इस प्लेन में रहेगा ना उस प्लेन में रहेगा, कोई और तरीके का मोशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक पार्टिकल है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस की वजह से उस पर मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है, तो अगर ऐसे हो रहे हैं तो सबका जो कंबाइंड है उस सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। यानी कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एसएचएम है, सेम पार्टिकल शो कर रहा है और वो कंबाइंडली शो कर रहा है, तो उसका कंपोजिशन होगा, उसका सुपरपोजिशन होगा, उसका एडिशन होगा, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हम यहाँ पे फोर्सेस का जैसे कि ऐसे देख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। F1 कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं dx1/dt, ठीक है। और मान लेते हैं दूसरा फोर्स F2 एक्ट कर रहा होगा तो हम इसको बोल सकते हैं dx2/dt। अच्छा, d2 होगा, ठीक है। ये चीज होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और कुछ हमने नहीं करा है।
तो इसमें अगर एफ नेट की बात करें तो एफ नेट क्या आ जाएगा, एम डी टू एक्स वन बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम डी टू एक्स टू बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, सेम मास है, तो ये जो पार्टिकल है नेट फोर्स इस पे दोनों लग रहे होंगे, और इन दोनों का कंबाइंड मोशन जो होगा, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो कंबाइंड मोशन होगा उसे ही हम करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी टू बाई डी टी स्क्वायर एक्स वन वेक्टर प्लस एक्स टू वेक्टर। ये एक्स वन एक्स टू क्या थे हमारे, तो एक्स वन एक्स टू मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट थे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं एम डी टू एक्स वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते थे। तो यहाँ पे ये हमको भी एक एसएचएम का ही इक्वेशन मिल रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है इन दोनों का वेक्टर सम है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ से दिख रहा है तो x क्या लिखे हैं, x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर। x1 x2 क्या था, हम लोग पहले से जो यूज करते हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो दोनों पार्टिकल का सम का जो इक्वेशन आ रहा है वो भी उसी तरह का x आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जो फोर्स आ रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले रहे हैं वो दोनों का वेक्टर सम ले रहे हैं, यानी कि दोनों का कुछ एडिशन ले रहे हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल अब सुपरपोजिशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। कैसे, तो यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं x1 जो है a1 साइन ओमेगा टी है, ठीक है, एंड x2 जो है a2 साइन ओमेगा टी प्लस सम फेज डिफरेंस फाई है। ठीक है, हम ऐसा मान लिए कि x1 x2 जो है डिस्प्लेसमेंट जो हमारे इक्वेशन आया करता था ऐसा है। ठीक है, तो x अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर। इसको अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम मेन पोजीशन फॉर टू डिफरेंट एसएचएम्स जिसके डिस्प्लेसमेंट x1 एंड x2 थे। ठीक है, जो कि हमको मोस्टली ये चीज फाइंड करने के लिए दिया जाता है। अब ये चीज जो हमने लिखा है ये और कुछ नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थोड़ा सा चेंज होगा। वहां पे हम लोग बोलते थे कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये क्या है कि नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सिंगल एसएचएम। ठीक है, अगर एक एसएचएम हो रहा होगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वैसे अनेक अगर एसएचएम हो रहे हैं तो सबका वेक्टर सम जो होगा वो हमारा ये चीज होगा। तो अब हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आराम से इस चीज को सॉल्व करके सिंपल वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा के a साइन थीटा वन प्लस b साइन थीटा टू के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बता रहे हैं यूजिंग वेक्टर। ठीक है, इसको इक्वेशन वन बोल रहे हैं, तो इक्वेशन वन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x जो हमको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, a नेट बोल रहे हैं साइन ओमेगा टी प्लस कुछ समथिंग डेल्टा फाइव। ठीक है, फाई यहाँ डेल्टा फाई क्या है तो कुछ फिर चलो थीटा कर देते हैं, थीटा क्या है वो लिखेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। कैसे आएगा, ये तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, ट्रिगो से आराम से ये चीज निकल जाएगा। कैसे, इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, a साइन थीटा प्लस b साइन फाइव मान लेते हैं कि दो एंगल है, तो यहाँ से डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, करोगे आ जाएगा
खैर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं कि ए नेट और थीटा क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास दो एम्पलीट्यूड है, तो दोनों को हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर लेंगे, A1 एंड A2। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा इक्वेशन है A sin ओमेगा टी एंड A2 sin ओमेगा टी, यहाँ पे हमको दो दो एम्पलीट्यूड दिख रहे हैं, दो एम्पलीट्यूड है, तो दोनों को हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर लेंगे और इन दोनों के बीच का एंगल जो है इनिशियल फेज डिफरेंस होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा और कुछ नहीं फाई होगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का हमको वेक्टर सम निकाल लेना है। तो हम जानते हैं वेक्टर सम या तो ट्रायंगल मेथड लगा या पैरेललोग्राम मेथड। तो वेक्टर सम हमको यहाँ पे ये चीज मिलेगा जिसे हम बोलेंगे ए नेट, जो कि हम जानते हैं कि इसका वैल्यू आता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, और ये जो एंगल है यानी कि A1 कौन सा है, एम्पलीट्यूड ऑफ विथ स्मॉल इनिशियल फेज। ठीक है, इनिशियल फेज जिसका छोटा होगा वही, ये जो एंगल है इसको हम बोल रहे हैं थीटा। और हम लोग ऐसे निकालते थे कि यहाँ पे हमारा थीटा जो आएगा, यानी कि हम उसको ऐसे लिख देते हैं tan थीटा, इसका वैल्यू क्या आता है बताओ, A2 sin पाई बाई A1 प्लस A2 cos फाइव, यही आता था। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्टली इस पे पुट कर देंगे। क्लियर है? सर फाई कहाँ से आया वहां पे? फाई जो है इनिशियल फेज डिफरेंस, जैसे कि A1 sin ओमेगा टी, ये फाई पहले से सर मान लेते फाई हैं तो दो कोई मतलब जैसे A1 और A2 जिस डायरेक्शन में उसके बीच का एंगल फाई ही होगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेक्टर है क्या ये बताओ? यस सर। एम्पलीट्यूड वेक्टर होता है? यस सर। नहीं होता है। सर एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट ही है ना सर वो तो। नेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, एम्पलीट्यूड भी वेक्टर होना चाहिए। नहीं, एम्पलीट्यूड वेक्टर नहीं लेते हम लोग, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, डायरेक्शन उसका क्या लोगे, माइनस प्लस क्या लोगे? प्लस ले लेंगे। अब पीछे गया तो माइनस ले लेंगे। तो फिर ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड, जैसे डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी है, और एम्पलीट्यूड की बात करें कंबाइंड जो है ये वेक्टर है। लेकिन अगर हम ऐसा किसी वेव की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये जो है डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ये हो या फिर ये हो। और हम लोग माइनस प्लस तो नहीं लिखते हैं, माइनस प्लस सिर्फ डायरेक्शन के लिए लिखते हैं कि ऊपर है या नीचे है। यहाँ से हम लोग एम्पलीट्यूड को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, और उन दोनों के बीच का जो इनिशियल फेज था उसे हम एंगल मान लेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये अगर तुम लोग ऐसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो ऊपर आराम से जो हम बोले कि ट्रिग्नोमेट्री मेथड लगाओ सॉल्व करो, तो वहां डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो यहाँ ए नेट हम जहाँ लिखे हैं वहां पे ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, और थीटा की जगह tan इनवर्स ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, सोच सकते हो कि ऊपर अगर हम सॉल्व करने जाएं तो कितना लंबा प्रोसेस होगा, वो खुद ही एज्यूम कर लो। बाकी इस मेथड से यानी कि A1 A2 को क्या मान लेना है, वेक्टर्स, यानी कि प्रोसेस क्या होगा कि लेट A1 एंड A2 बी वेक्टर्स विथ फाई। फाई क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस। ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों जो हमारे इक्वेशंस है उसके बीच का इनिशियल फेज डिफरेंस। ठीक है, A1 A2 को वेक्टर मान लेंगे, एंड फॉर ए नेट फाइंड रिजल्टेंट ऑफ A1 एंड A2। ठीक है, और थीटा के लिए दिख ही रहा है क्या करना है, इसको अगर निकाल के अगर हम ऊपर पुट कर देते हैं तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, x इक्वल टू ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा।
अगर दो ऐसे सिस्टम है तो दो के लिए है, दो के लिए है, और वो कब है? जब ओमेगा फिक्स है, यानी कि फ्रिक्वेंसी फिक्स है। अगर अलग अलग फ्रिक्वेंसी रहेगा तब भी हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते, फिर ट्रिग्नोमेट्री ही यूज करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, यहाँ पे नोट भी कर देते हैं, दिस इज फॉर 2 SHM having same frequency। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी से हमको क्या मिला? सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि F इजकल टू सेम है, दिस इम्प्लाइज दैट कि ओमेगा जो है वो सेम। ठीक है, तो क्योंकि ओमेगा पार्टिकल इजकल सेम टू टू रहेगा तो पाई एफ। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ऑसिलेशन का यह फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अलग अलग दो इंडिविजुअल सिस्टम्स हम माने, दोनों को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, ऐसे सुनो कि एक पेंडुलम है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, उसका ओमेगा कुछ होगा। यस सर। ठीक है, सिंपल है तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर स्प्रिंग है या फिर ये क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम है, तो इसके लिए ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका सेम ही है। लेकिन बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होंगे जिसमें डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, सो पेंडुलम मान का अगर लेंथ भी चेंज कर देंगे तो वो भी तो डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, तो लेंथ बराबर चेंज करेंगे तब तो एक ही पार्टिकल का सो हम जो ऑसिलेशन करा रहे हैं। सो वो नहीं बोल रहे, सो बोल पेंडुलम का अगर लेंथ चेंज हो गया तो उस केस में भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, मान लेते हैं टाइम के साथ साथ लेंथ चेंज होता है, इलास्टिक रस्सी लगा के। ठीक है, तो इलास्टिक रस्सी रहेगा तो क्या होगा, जब मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो स्पीड ज्यादा रहेगा, इलोंगेशन ज्यादा हो जाएगा, स्पीड घटेगा, लेंथ घटेगा, यस सर। तो उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमको 90% क्वेश्चन जो मिलेंगे वो सेम फ्रीक्वेंसी के मिलेंगे। ओमेगा सेम यानी कि सिंपल सा चीज है कि अगर हम लिख रहे थे x1 इजकल टू A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, एंड x2 था हमारा A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो यहाँ पे ये इसका फेज है और इसका फेज ये, यानी कि अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये φ1 है और इसको बोल रहे हैं कि ये φ2 है, तो अगर हम φ2 माइनस φ1 यानी कि जिसे हम डेल्टा एफ बोले या फिर फेज डिफरेंस बोले, इनिशियल फेज डिफरेंस, तो ये अगर हम देखें तो ये हमको क्या मिल रहा है? फाई, फाई मिल रहा है, यानी कि क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन हम लोग करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो 5 2 माइनस 5 1 हाँ, होगा। क्या चीज? 5 2 ठीक है, φ2 माइनस φ1, तो फाई आ रहा है यानी कि कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि फेज डिफरेंस जो है टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एफ सेम नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे अगर एफ सेम नहीं होता तो ओमेगा नहीं सेम होते हैं, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 रहता, तो यहाँ पे वो टाइम के साथ साथ फेज डिफरेंस भी चेंज हो रहा होता। ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ चेंज होता है तो हमको बहुत ना के बराबर पूछे जाते हैं, कभी कभार कहीं अगर दिख गया तो दिख गया, नहीं तो नहीं दिखता है। यहाँ तक कि वेव ऑप्टिक्स में भी हमको नहीं मिलेगा। ठीक, तो अगर फेज डिफरेंस बोल रहे अलग अलग रहेगा तब हमारे पास कोई चारा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री सीखे हो, ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व करना पड़ेगा और पूरा मैथमेटिकल हो जाएगा। सो हाँ, सो वो जो थीटा लिए उसमें फिक्स जैसे किस एम्पलीट्यूड के को लेके लेना। यहाँ हम A1 किसको माने हैं? A1 हमेशा उस वाले को मानेंगे जिसका इनिशियल फेज छोटा हो, यानी t इजकल टू 0 पे फेज छोटा हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि y1 लेट से कि है 4 साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री,
ठीक है, एंड y2 जो है ये है 3 sin ओमेगा टी। तो इसमें हम a1 किसे मानेंगे? ठीक है, a1 अगर हमको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू हमारा फॉर्मूला, इसमें किसे लिखेंगे? Y2 y2 3 3 y2 वाले को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल फेज 0 है, इसका इनिशियल फेज क्या है? 30 है। एक्चुअली में कोई भी एंगल मेजर करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहीं से देखते हैं कि कितना फेज डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा लिखें, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं y t प्लस 15 डिग्री होता, यानी कि इसका मतलब ये था कि इस एक्स एक्सिस से ये ऐसा 15 डिग्री पे है, ये हमारा a1 जो कि 3 हुआ। a2 कितना है? 30 यानी कि यहाँ से 30 है, यानी कि यहाँ पे ये a2 होता, जो इसके बीच का ये जो टोटल एंगल है ये 30। ठीक है, ये जो है 4 है। अब इन दोनों का सम हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से ये जा रहा है। क्लियर है? तो ऐसे केसेस में जो हम यहाँ पे फाई लिखे हैं थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ थीटा नहीं रह जाता, उसको लिख ही देते हैं। चलो, जनरल केस ओमेगा टी, यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे फेज ऑफ a1, यानी कि स्मॉलर फेज प्लस थीटा। ठीक है, ये चीज होता है जनरल फॉर्मूला। और यहाँ पे स्मॉलर फेज दिख रहा है कि ओमेगा टी है, तो इसलिए हम ओमेगा टी लिखे थे। बात क्लियर है? ये तो सारे चीज जो इनिशियल हम लोग फेज तो 0 है। क्या फेज ऑफ, हम इनिशियल फेज नहीं लिखे हैं, स्मॉलर इनिशियल स्मॉलर फेज कर देते, स्मॉलर फेज। ठीक है, टी इजकल टू 0 पे नहीं, जो स्मॉल फेज है यानी कि a1 का फेज है उसे हम लिखेंगे। क्लियर है? यानी कि जिसे हम a1 कंसीडर करे हैं उसका फेज, और a1 किसे कंसीडर करेंगे? तो जिसका फेज एंगल कम होगा। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना। बाकी इसके जितने क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं, वेक्टर से सॉल्व हो जाते हैं, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं होती। एम्पलीट्यूड जो है इसका मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, वो सब तुम लोग फाइंड कर सकते हो आराम से, रिजल्टेंट है। दो वेक्टर का सम मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, ये चीज तुम लोग अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, फिर भी नेक्स्ट चैप्टर में जो हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डिस्कशन करते हैं, सारी चीज सेम रहता है। यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन टाइप का है। सुपरपोजिशन ऑफ SHM in परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये जो SHM है ऊपर वाला हम लोग किसी भी मतलब मान लेते हैं कि एक ही डायरेक्शन में दो तरीके से कर रहा हो, तो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो SHM इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो दोनों SHM है वो आपस में 90 डिग्री पे ऑसिलेट कर रहे होंगे। जैसे कि हम शुरू में पेंडुलम का एग्जांपल दिए थे कि एक वर्टिकल प्लेन में और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो SHM था, दो अलग अलग को, दोनों को हम एक साथ कर दिए, तो क्या होगा? ठीक है, हम इसमें भी फ्रीक्वेंसी को सेम ही रखेंगे। ठीक है, एफ को हम क्या रखेंगे? सेम, यानी कि सिंपलाइज दैट कि ओमेगा जो होगा सेम होगा। तो हमारा इक्वेशंस जो होंगे, मान लेते हैं कि x1 यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x1 है, तो ये a1
साइन ऑफ ओमेगा टी है, ठीक है। और x2 यानी कि उसको हम y डायरेक्शन में लिख रहे हैं, x1 छोड़ देते y, x और y है तो परपेंडिकुलर हमको समझ में आएगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है तो फिर से t इजकल टू 0 कर देंगे तो जो इनिशियल फेज मिलेगा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस वो है 5। a1 a2 अपना करस्पॉन्डिंग दो एसएचएम्स हैं तो उन दोनों का एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, दोनों का कंबाइंड पाथ कैसा होगा क्या होगा। तो दो इक्वेशन है ऐसे हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसमें अगर हम जानना चाहते हैं कि पाथ ऑफ एसएचएम क्या होगा, ठीक है। तो फॉर पाथ ऑफ एसएचएम हम लोग क्या करेंगे बताओ इसमें। मान लेते हैं कि एक्स वाई कर्व अगर हम बनाते हैं, पाथ करते तो क्या करते हैं, एलिमिनेट टाइम टी फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन से टाइम को अगर हमको एलिमिनेट करना हो तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, उसको याद रखेंगे। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि साइन ओमेगा टी इजकल टू एक्स बाई ए वन है, एंड यहाँ से लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट कॉस ऑफ ओमेगा टी अगर हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए वन का स्क्वायर, यानी कि हमने साइन ओमेगा टी यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ने क्या करा, साइन ओमेगा टी यानी कि इस इक्वेशन को हमने रखा है एक्स बाई ए वन। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया है। क्लियर है इतना। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन जो है y इजकल टू ए टू साइन ए प्लस साइन बी है, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस साइन फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलता है। ठीक है, ये जब हम सॉल्व करेंगे सब पुट करके सिंप्लीफाई ये सब चीज कर लेंगे तो हमको मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग या सिंप्लीफाइंग हमको एक इक्वेशन मिलेगा जो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए वन प्लस वाई स्क्वायर बाई ए टू माइनस टू एक्स वाई कॉस ऑफ फाइव बाई ए वन ए टू इजकल टू साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, इस दोनों को अगर हम इसमें पुट कर देंगे यानी कि कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी को इसमें पुट करके सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन किस चीज का है, पाथ ऑफ द कर्व। बोलो। पाथ ऑफ द कर्व है, तो कर्व ये किस चीज का आ रहा है, कैसे से पाएगा, एलिप्स। यस सर। ठीक है, कोनिक सेक्शन अगर पढ़े होगे या पढ़ोगे तो ये बात समझ में आ जाएगा कैसा अगर कोई इक्वेशन होता है तो एलिप्स का इक्वेशन होता है। द इक्वेशन ऑफ एलिप्स है यानी कि दो परपेंडिकुलर अगर हम एसएचएम को कंबाइंड कर रहे हैं तो हमारा शेप जो आ रहा है ऑसिलेशन का यानी कि वो जो पाथ ट्रेवल करेगा वो एसएचएम वो कैसा होगा, एलिप्स। यानी कि अगर तुम खुद थोड़ा अज्यूम करो कि वो जो सिंपल पेंडुलम हम प्लेन में कर रहे थे वर्टिकल था, वो दोनों अगर कंबाइंडली करेगा तो जैसा सिंपली हमको दिख रहा था वैसा तो करेगा नहीं, वो कैसा पाथ को फॉलो करेगा, इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा अगर जब कंबाइंड होगा दोनों परपेंडिकुलर। तो ऐसा कुछ हम लोग कर्व बनाते हैं इसका। ठीक है, इलिप्टिकल है,
ऐसा, ठीक है, इलिप्स है, ना ही ये वाई एक्सिस पे रहेगा ना ही ये एक्स एक्सिस पे रहेगा, इस तरीके का रहेगा। ये जो एम्पलीट्यूड है वाई में कौन सा था, टू ए टू है, और एक्स में ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये 2a1 है, यानी कि मीन पोजीशन से a1 लेफ्ट साइड a1 राइट साइड, यानी कि हम कहें तो इस पोजीशन को बोलेंगे -a1, ये पोजीशन +a1, ये पोजीशन +a2, ये पोजीशन -a2, और ये ऐसा एलिप्स रहेगा। ठीक है, इन सब चीज को याद रखना है, क्योंकि ऊपर वाला इक्वेशन सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत माथापेची है उसमें। अगर करना चाहो तो करके देख सकते हो, बाकी याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। यह चीज है हमारा कि अगर हमारे दो एसएचएम परपेंडिकुलर हो तो उसका शेप जो आता है वो एक एलिप्टिकल आता है। इसमें डिफरेंट केसेस, फर्स्ट केस, अगर जो हमारा इनिशियल फेज डिफरेंस हो वो 0 हो, ठीक है, इनिशियल फेज डिफरेंस अगर 0 हो तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा बता सकते हो? यहाँ से अगर हम इक्वेशन में देखें तो cos ऑफ फाई जो था वो हमको मिल जाएगा cos 01, एंड sin ऑफ फाई जो मिलेगा वो 0। तो इक्वेशन में अगर हम यहाँ देखें तो cos फाई 1 और sin फाई 0, इसका मतलब कि जो हमारा इक्वेशन होगा x² बाई a1 प्लस y² बाई a2, अच्छा स्क्वायर यहाँ छूट रहा है, -2xy/a1 a2 = 0, यही हमको इक्वेशन मिल जाएगा। ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से पास करेगा, और क्या होगा? 45 डिग्री पे टिल्टेड रहेगा शायद। ठीक है, और कुछ यहाँ और ध्यान से देख रहे हो तो x/a1 माइनस y/a2 का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? यस सर। ये दिख रहा है, यानी कि हमको क्या दिख रहा है, y इजकल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो a2/a1x, क्या चीज का लाइन है ये? स्ट्रेट लाइन है। Straight line. स्ट्रेट लाइन, और वो कहाँ से कहाँ, यानी कि इस लाइन पे ऐसा ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है ना, उसका पाथ जो होगा ऐसा होगा, ये y हो गया, ये x हो गया। इसकी स्लोप की अगर बात की जाए तो क्या होगा, tan थीटा इजकल टू a2 A2 बाई by A1. a1, ठीक है, यानी कि ये हमारा प्लस a2 माइनस a2 माइनस a1 प्लस a1, इसके बीच में ये ऑसिलेट कर रहा होगा। केस 2, इफ फाई इजकल टू पाई, तब क्या होगा? इसका मिरर इमेज रहेगा। ठीक है, cos फाई कितना हो जाएगा, -1, एंड sin फाई जो होगा वो 0 ही रहेगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे तो x² बाई a1 का स्क्वायर प्लस y² बाई a2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था पहले से, अब प्लस हो जाएगा क्या, a1 a2 इजकल टू 0। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो तो ये x/a1 प्लस y/a2 का होल स्क्वायर इजकल टू 0 मिल रहा है, यानी कि यहाँ से y इजकल टू क्या मिल जाएगा हमको, -a1x, यानी कि अगर फेज डिफरेंस पाई का रहा तो ये जो हमारा लाइन जाएगा अब वो कैसा जाएगा, ऐसा, यही होगा। इक्वेशन देख के लाइन बना सकते हो।
क्लियर है इतना? Yes, sir. अगर हम फेज डिफरेंस पाई बाई 2 बोले तो cos फाई 0 हो जाएगा एंड sin फाई जो है ये 1 हो जाएगा। इसमें अगर इक्वेशन हम लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई a1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई a2 का स्क्वायर इजकल टू 1, यही आएगा। और ये हमको इक्वेशन जो है जाना पहचाना है, यानी कि इलिप्स का सबसे पुराना इक्वेशन यानी सबसे इजी वाला इक्वेशन है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। और इसका जो हमारा फोटो आएगा वो कैसा आएगा, तो इस तरीके का इलिप्स बनेगा। इलिप्स है, ठीक है। ऐसे जब इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ एक्स और वाई रहता है, तो एक्स जब 0 दिख रहा है तो वाई उस समय मैक्सिमम, वाई जब 0 तो एक्स मैक्सिमम। तो उस केस में हमको दिख रहा है कि ऐसा एक इलिप्स बनेगा। क्लियर है? इसी में स्पेशल, इसी में इफ a1 इजकल टू a2 हो जाए, दैट इजकल टू a लिख दें, दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा जो ऊपर वाला इक्वेशन है a स्क्वायर दिखेगा क्या, बोलो। Yes, sir. तो ये किस चीज का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है विथ रेडियस a, यानी कि इलिप्स जो है अब सर्कल फॉर्म करेगा। ओरिजिन पे इसका सेंटर है, a रेडियस है, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पे ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, तो तो जो हमसे यही सब चीज पूछे जाते हैं कि हाँ तो जो इनिशियल फेज 0 वाला केस है वो दिखेगा कैसा? दिखेगा कैसा मतलब, तो मतलब पेंडुलम का एग्जांपल में उसको कैसे पुट अप कर सकते हैं? अब इनिशियल फेज एक तो सिंगल पार्टिकल को देखना उतना भी मुश्किल ही रहेगा, ठीक है। मतलब विजुअलाइज करना चाह रहे हो कि कैसा दिखेगा, यही ना। यस सर। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एज्यूम करो कि एक पार्टिकल है, वो हमारा ये एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, हम उसको अगर हम वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगा देते हैं तो पहला प्लेन का तो जा ही रहा होगा, दूसरा प्लेन का डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो उन दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग कुछ मूव करेगा। यस सर। ठीक है, तो ऊपर जाएगा, फिर वैसा ही कुछ नीचे आएगा, तो उस समय जो पाथ होगा हमारा वो बोल रहा है कि वो एलिप्टिकल होगा। वो तो सोचो अब कैसा दिखेगा। ठीक है, उसको विजुअलाइज करो, कुछ दिख रहा है, नहीं दो सर, ये तो मोशन पूरा है। छाया हुआ है। हाँ मतलब रियल लाइफ में कभी वैसा हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम एग्जांपल भी आसपास दिख नहीं रहा हमको, तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कभी वीडियो खोजेंगे मिलेगा तो सेंड कर देंगे, देख लेना। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, यानी कि इसमें से हमको मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल पूछे जाते हैं, ठीक है। और ज्यादा कुछ मतलब कि मोस्टली जो है मैथमेटिकल है, यानी कि हमको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो आसानी से हम लोग वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करके आराम से हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन।
ठीक है, वही डैम्ड हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्ड ही है और क्या। रियली लाइफ में जो भी हमारा ऑसिलेशंस होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डैम्ड हार्मोनिक मोशन। डैम्ड का मतलब क्या हुआ? रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है। जैसे कि अगर तुम रियली में अगर कोई भी स्विंग है, यानी झूला जो बैठ के झूलते हैं, उसको झूला के छोड़ते हैं तो क्या होता है? झूलते 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 धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड घटते 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 फिर जीरो हो जाता है। वैसे ही अगर हम कोई सा भी स्प्रिंग ही है, उसको अगर हम कंप्रेस करके छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड घटता 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 फिर वो नेचुरल लेंथ में आ जाता है। ऐसा नहीं होता कोई इनफाइनाइट समय तक वैसा ही एसोसिएट करता रहे जैसा कि हम लोग ऊपर मान के चले हैं, क्योंकि हमने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया, किसी प्रकार के लॉस को हमने नेग्लेक्ट किया था। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखें तो ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में रेजिस्टेंस तो उपलब्ध है। ठीक है, अगर हम पेंडुलम डुला रहे हैं तो एयर है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करें तो ब्लॉक अगर किसी सरफेस पे रखा है तो उसमें फ्रिक्शन जरूर होगा। ऊपर से मूव कर रहा है तो एयर भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर एयर रेजिस्टेंस है, यानी कि जो भी ब्लॉक मूव कर रहा है उस पर एक अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर अपोजिंग फोर्स है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर मीन पोजीशन पे जो पहले थी अब उतना नहीं रह रही होगी, धीरे धीरे वो घटने लगी। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी घट रही है तो एम्पलीट्यूड भी घट रहा होगा, और इस तरीके से उसका एम्पलीट्यूड जो पहले कभी मैक्सिमम हुआ करता था घटते घटते जीरो हो जाएगा, यानी कि वो घटते घटते रुक जाएगा, यानी कि जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था अब ऑसिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे जो मोशन है, जो ऑसिलेशन है, उसको हम बोल रहे हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, यानी कि इसमें देयर शुड बी resistive forces acting on ठीक है, अगर रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट कर रहा है दिस इंप्लाइज दैट कि एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेस विथ टाइम। समय के साथ साथ हर ऑसिलेशन में, क्योंकि जो भी रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं वो मोशन के अपोज करते हैं। अपोज कर रहा है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी को घटा रहा है। वेलोसिटी घट रही है तो मान लेते हैं मीन पोजीशन को हम टारगेट रख रहे हैं, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हर बार घट रहा है, यानी कि पहली बार में वो जितने एम्पलीट्यूड जाता होगा अब उतने दूर तक नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई मोशन है तो उसे हम बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। जो हमारे रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं, सिंस रेजिस्टिव फोर्सेस जो होता है, अगर हम इसको फ्रिक्शन वाले एफ से ही हम डिनोट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है। अगर हम वेक्टर रखें तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ इक्वल टू माइनस बी वी। ठीक है, v क्या है यहाँ पे? v इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, हमेशा ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग यही रखते हैं कि जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जांपल के तौर में तुम ले सकते हो कि अगर हम चल रहे हो, पैदल चलते हैं, तो एयर का रेजिस्टेंस हमको उतना समझ में नहीं आता कि एयर हमें रोक रही है, लेकिन अगर हम साइकिल चलाएं तो हमें लगता है, फील भी होता है कि आगे से हवा हमें रोकने की कोशिश कर रही है, यानी कि जब हमारा स्पीड बढ़ रहा है तो हवा का रेजिस्टेंस हमको, यानी कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमको ज्यादा महसूस होता है, यानी कि जितना ज्यादा स्पीड हम बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हमको एयर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम उसी के बेसिस पे बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टिव फोर्सेस है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है एंड अपोजिट डायरेक्शन में।
तो ध्यान से देखो, फोर्स अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है हर बार रहेगा। यानी कि अगर पार्टिकल की बात करें, ये हमारा मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स जो उस पे लग रहा होगा इधर। जब पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इधर। यहाँ से जब ये इधर वेलोसिटी है तो फोर्स इधर। यहाँ पे इधर वेलोसिटी है तो फोर्स इधर। तो हर समय पे वेलोसिटी जो है को ये फोर्स अपोज कर रहा है, यानी कि इसकी स्पीड हमेशा लगातार बार बार घटाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा अगर कोई भी मोशन होता है, यानी कि धीरे 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 इसकी वेलोसिटी घटते 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 जीरो हो जाती है। लेकिन चूंकि शुरू में वेलोसिटी ज्यादा था, एसएसएम प्रोड्यूस कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, अब हर बार उसकी एम्पलीट्यूड घटते जा रही होगी। ठीक है, तो ऐसा जो मोशन होगा उसको हम बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यहाँ पे हम एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम ऑफ ऑसिलेशन, बोल सकते हैं कि पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, माइनस के एक्स माइनस बी वी बोल सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे इम्प्लाइज रेट कि एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी। पहले जो हमारा एसएसएम था उसमें ये वाला टर्म नहीं था, इसमें अब ये टर्म आ गया है। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी, डीवी को हम लिख सकते हैं भी को डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। यानी कि क्या है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथ्स में 12th में अगर जाओगे तो मैथ्स में बहुत सारे डिफरेंशिएशन सीखने के बाद, इंटीग्रेशन सीखने के बाद, लास्ट में कैलकुलस में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक चैप्टर है। तो उस चैप्टर में तुम लोग इस सब का सॉल्यूशन पढ़ोगे। हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमको मिलेगा x इक्वल टू ए नॉट e रेस्ट टू पावर माइनस बी टी बाई 2m साइन ओमेगा डैश टी प्लस यहाँ पे 5। ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगा। पहले जब सेकेंड वाला टर्म नहीं था, यानी कि अगर हम मान लेते हैं b 0 हो जाए, b 0 हो जाए तो ये वाला टर्म हमारा गायब हो जाएगा। यानी कि अगर रेजिस्टिव फोर्सेस हटा दे तो सिंपल इक्वेशन आ जाएगा। बाकी अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये चीज आता है। इसमें जो ओमेगा डैश हमने लिखा है, ओमेगा डैश क्या है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, यानी कि अगर हमारा रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं था उस समय पे जो फ्रीक्वेंसी था, यानी कि बी 0 था, उस चीज को हम बोलते हैं ओमेगा नॉट लिख रहे हैं। यहाँ पे अंडर रूट के बाई एम जो हम लोग पहले यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है इस तरीके का आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसमें एम्पलीट्यूड की बात करें, हियर एम्पलीट्यूड, अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो ए अगर लिखेंगे तो दिख रहा है हमको ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी बाई 2m। ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। इसकी एम्पलीट्यूड यानी कि अगर हम इसका कर्व बनाते हैं टाइम के साथ साथ, इधर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड है, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट, तो ए नॉट ई रेज़ टू पावर ये है, माइनस है पावर में, तो हमको ऐसा कर्व एक मिल रहा है, क्योंकि ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की ऐसी कर्व होती है। यानी कि जो
पार्टिकल है ऊपर नीचे अगर ऑसिलेट कर रहा है तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा। देखो ठीक है, हर एक ऑसिलेशन के बाद इसकी एम्पलीट्यूड घटते हुए दिख रही है और इनफाइनाइट समय पे जाके इसका एम्पलीट्यूड जो है जीरो हो जा रहा है। यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की है, ये जो है एम्पलीट्यूड का कर्व है, ये कर्व है फॉर एम्पलीट्यूड। ठीक है, हर समय पे एम्पलीट्यूड क्या है उस चीज के लिए एम्पलीट्यूड ऐसा घटते जा रहा है। लेकिन अगर कर्व का डिस्प्लेसमेंट करें तो ऐसा हमको दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है हर बार घटते 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 जीरो हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये चीज है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन। और ये जो हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं ये जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, कर्व से पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, इजी क्वेश्चन रहते हैं, और ये जे एडवांस के सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो इक्वेशन ठीक, सब तो जेई एडवांस टाइप का आ रहा है। इक्वेशन आ रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है, तो जेईई मेंस में पूछ लेता है। इतना बात क्लियर है? सर कल जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर क्या है, मतलब लास्ट क्लास में जो दिए थे? आंसर तो पता नहीं, क्वेश्चन ही याद नहीं, देखेंगे। ठीक है, लास्ट में देखते हैं। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक, अब लास्ट टॉपिक रह गया फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, फोर्स्ड ऑसिलेशन से हम क्या समझेंगे, कोई गेस? जबरदस्ती कराया जा रहा है ऑसिलेशन। ठीक है, जबरदस्ती यानी किस पे हम बाहर से कोई फोर्स लगा के ऑसिलेट करा रहे हैं। ठीक है, बाहरी कोई हम फोर्स पे लगा रहे हैं और फिर ऑसिलेट करा रहे हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर हम झूला झूल रहे हैं, मान लेते हैं बैठे हुए हैं, एक आलसी दोस्त है पीछे से रस्सी बांध लिया या डंडा बांध लिया और कंटिन्यूअस हमको धक्का भी दे रहा है, खींच भी रहा है, धक्का भी दे रहा है, खींच भी रहा है। यानी कि हम एक ऑसिलेशन मैक्सिमम पे ले जाके छोड़ देते तो, और अब वो एक फोर्स लगा रहा है तो इसमें क्या होगा कि एक अलग से एक्स्ट्रा ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यानी कि एक्स्ट्रा ड्राइविंग फोर्स विल एक्ट ऑन पार्टिकल, यानी कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो है उस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे कंसिडर करें तो हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है। पहले हम इस पे लिखते थे तो कुछ और लिखते थे, अब मान लेते हैं कि अगर हम इस पे एक फोर्स हम लगा दें, जो फोर्स हो वेरी कर रहा हो, कांस्टेंट लगाएं तो देखे थे कि अलग सिचुएशन था। लेकिन अगर फोर्स वेरी कर रहा हो और ये हम बोल दे कि ये एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी, ओमेगा डी हम बोल रहे हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यानी जो फोर्स लगा है उसका फ्रीक्वेंसी, इतना फ्रीक्वेंसी के साथ हमने इस पे मान लेते हैं कि फोर्स एक एक्ट लगा दिया। अगर हम इस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिए जो कि वो भी किसी समय के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो इस पे अगर हम नेट फोर्स की बात करें, एफ नेट की बात करें, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस के एक्स माइनस बी भी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी, यही मिलेगा। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, नेट दैट इज इक्वल टू एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ v को dx बाई dt पुट करके रखेंगे तो ये और भी खतरनाक इक्वेशन हमको दिख रहा है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वी गेट, ठीक है,
यहाँ पे तुम लोग को भले ही यहाँ पे ये लग रहा है कि खतरनाक सा वो सोल्यूशन है, लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे तो वहां पे कुछ स्पेशल वैल्यू पुट करने रहते हैं कि इस तरह का इक्वेशन दिखेगा तो ये पुट करना है, ऐसा दिखेगा तो ये पुट करना है। वो पुट करने के बाद आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो याद रखना है। इसका अगर हम वी गेट कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे a क्या होगा, हियर a जो है वो ये आएगा एफ नॉट बाई एम अंडर रूट ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी बी बाई एम का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हमारा ए का इक्वेशन। यहाँ पे भी ओमेगा नॉट जो है और कुछ नहीं बल्कि अंडर रूट के बाई एम है। तो इस इक्वेशन को याद रखना है। और कोई सारा है नहीं। ठीक है, ए इतना आ रहा है। ठीक है, अगर हम फाई की बात करें, इसी इक्वेशन में फाई की बात करें तो हम उसको टेन फाई से लिख देते हैं कि फाई टेन इनवर्स हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई ओमेगा डी एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ पे वी नॉट क्या है, वी नॉट जो है ये हमारा जब टी, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, वी नॉट एंड एक्स नॉट, वी नॉट जो है वेलोसिटी, एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट एट टी इजकल टू जीरो पे। ठीक है, वी नॉट और एक्स नॉट क्या है, जब टी इजकल टू जीरो हो तो वेलोसिटी कितना है उसके हिसाब से ये टेन फाई है। फाई का वैल्यू अगर लिखना हो तो टेन इनवर्स इतना लिखेंगे, तो ये हमारा आएगा फाई जो हम इक्वेशन में यूज करें हैं। ठीक है, ठीक है। स्मॉल डैम्पिंग, स्मॉल डैम्प होने का मतलब ये है कि जो हमने फोर्स पे लगाया है, ठीक है, हमने फोर्स ऐसा लगाया है कि जो रेजिस्टिव फोर्स है उसको क्या करें, चेंज कर दे, ओवरकम। ओवरकम करे। यानी कि हम इसको कंडीशन में लिखते हैं ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी, लिखो डायरेक्टली, फ्रीक्वेंसी से ही रिलेट करते हैं, फार फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कि स्मॉल डैम्पिंग का कंडीशन क्या होगा कि जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा डी है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ओमेगा डी जो है मच मच ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, ओमेगा डी जो है बहुत ज्यादा हो ओमेगा नॉट से। तो इस केस में अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो कितना आ जाएगा, फाइंड कर सकते हो। So F naught by omega d plus omega db का होल स्क्वायर। अगर ऐसा है देखते हैं, नीचे वाला टर्म था हमारा ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ओमेगा डी ज्यादा है, बाहर ले लेते हैं, यही था। अब यहां से अगर हम
बोल रहे हैं अगर इस इक्वेशन में देखें तो ये ओमेगा डी जो है बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से ओमेगा डी स्क्वायर हम कॉमन ले लें, ठीक है। बाकी तुम लोग मिलाकर दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा डी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस ओमेगा नॉट बाई ओमेगा डी का ये स्क्वायर रहेगा, तो इसको 0 कर सकते हैं। बी स्क्वायर बाई एम, ठीक है। तो उसके दिखा ऊपर क्या? शायद दिस अंडर इम्प्लाइज दैट एम्पलीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई एम डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम ओमेगा डी स्क्वायर है तो ओमेगा डी का पावर 4 बाहर आएगा। 4 बार आएगा। अच्छा ठीक है, सो वहां पे अंडर ये नीचे वाला टर्म जो था ऐसा था, तो यहाँ से ओमेगा का पावर 4 आया, यहाँ से ओमेगा का स्क्वायर आया। अंडर रूट ये होगा Yes, sir. एफ बाई एम स्क्वायर, तो एम बाहर, ओमेगा डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 1/2, इतना ही कुछ आ रहा है। सो थोड़ा ऊपर Yes. कीजिए ना सर। और सो उसका एम्पलीट्यूड देखा था फर्स्ट। ये सर दोनों में ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा, चेक कर लेना। सर बी स्क्वायर कंडीशन बाई यही एम होता है स्क्वायर, कि हाँ, बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एम स्क्वायर लिख लेते हैं, अब ठीक है। तो फिर एम एम कट जाएगा, ऊपर भी था एक एम। हाँ सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो भी आएगा। केस 2, तो स्मॉल डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? स्मॉल डैम्पिंग यानी कि जो डैम्पिंग हम डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़े थे उसमें जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा था, ठीक है, उस फोर्स को, जो भी फोर्स था उसकी वजह से जो भी चेंजेस आ रहे थे, उस फोर्स में ये जो हम ड्राइविंग फोर्स लगाए हैं उस रेजिस्टिव फोर्स का जो इफेक्ट है उसको कम कर दें, यानी कुछ जो रेजिस्टिव फोर्स था अपोजिट में हम ये ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यस सर। लार्ज डैम्पिंग यानी कि हम ऐसा फोर्स लगाएं कि सपोर्ट करे, यानी कि इसमें जो होगा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो होगा क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। इसमें तो सिंपल सा है, अगर ओमेगा डी लगभग हम बोल रहे हैं कि ओमेगा नॉट के बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट कि ए नॉट ए जो हो जाएगा ये हमारा एफ नॉट बाई एम, नीचे ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा,
ओमेगा डी बाई एम का होल स्क्वायर, यही बचेगा। एफ नॉट बाई बी ओमेगा डी। ठीक है, इस केस में तो सिंपल सा है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड आएगा यही आएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा डी ओमेगा नॉट के बराबर हो गया, तो यहाँ इक्वेशन से दिख रहा है कि ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया। वो कैंसिल हो गया, वो हटा दिए, तो ये चीज आ रहा है। इधर एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा का कर्व बनाएंगे तो कैसे जाएगा बताओ? हाइपरबोला। हाइपरबोला होगा। यस सर, इनवर्स में है ना रिलेशन। हाइपरबोला तो वैसा कुछ नहीं आता है। हाइपरबोला का इक्वेशन कैसा होता है? वन टर्म में रहता है, यहाँ पे स्क्वायर है। हाइपरबोला कैसे होगा? सर आप केस 2 में जो एक सिंपल सा इक्वेशन लाए हैं उसमें। जो सेकंड वाले में। यस सर। इसमें तो ठीक है, बाकी हम ओवरऑल की बात कर रहे थे। ठीक है, एम्पलीट्यूड है ओमेगा के साथ साथ क्या होगा ये था। ये तो सिर्फ आ रहा है एम्पलीट्यूड जब ऐसा एक केस आए तब का बात है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पूरे ओवरऑल एम्पलीट्यूड की बात करें, इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, ओमेगा डी को अगर हम धीरे धीरे जीरो मानते हैं तो कुछ वैल्यू होगा। अगर ओमेगा डी को हम बढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या होगा? नीचे वाला टर्म क्या होगा? सब बढ़ते जाएगा। बढ़ेगा, ये भी प्लस में, वो भी प्लस में। ठीक है, वन से अगर कम रहा ओमेगा डी, ठीक है, ओमेगा डी अगर वन से कम, यानी कि अगर मान लेते हैं कैसा क्वांटिटी है कि वन से कम है, तब तक तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। बोलो। और वन से यस अगर सर। ज्यादा हो गया तो घटेगा। ऐसा ही कुछ होगा, इक्वेशन देख कर आराम से सोच लो। यस सर। ठीक है, तो ये जो हमको इक्वेशन दिखेगा वन तक अगर हम बात करें, यानी कि जो वैल्यू है नीचे वाला टर्म, यानी वन से छोटा रहा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फिर वन से अगर ज्यादा हो गया तो एम्पलीट्यूड घटेगा। तो ये जो हमारा कर्व आता है ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ये जो वैल्यू है कब आता है? जो मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा डी हो जाए तो उसके लिए आता है। यहाँ पे हम दो दो कर्व बनाए हैं, तो दो कर्व जो है एक रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि स्मॉलर डैम्पिंग, यानी कि स्मॉलर डैम्पिंग का केस है। स्मॉलर डैम्पिंग के केस में जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो शार्प बनता है, और ये जो है लार्ज डैम्पिंग अगर हो, डैम्पिंग लार्जर डैम्पिंग के केस में जो हमारा एम्पलीट्यूड आता है वो छोटा बनता है। छोटा इसलिए क्योंकि इसमें डैम्पिंग ज्यादा है, तो पार्टिकल जो है मेन पोजीशन से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें एम्पलीट्यूड जो होगा कम होगा। डैम्पिंग कम है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि रेजिस्टिव फोर्सेस का इफेक्ट कम है, तो उस केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा हो। हाँ बोलो, कोई कुछ कर रहा था? सर
लार्ज डैम्पिंग में तो हम लोग जो इक्वेशन निकाले थे वो हाइपरबोला का आया था। डी से रख रहे हैं, ओमेगा डी कम रहेगा तो क्या होगा बताओ, 1 से कम है तो हाइपरबोला टाइप होता है। यहाँ पे हम लोग निकाले हैं जो एम्पलीट्यूड, ये यहाँ पे इस चीज को मानते हुए निकाले, ठीक है, ओमेगा डी जो है ओमेगा नॉट के बराबर हो। सर लार्ज डैम्पिंग तो तभी हो पाएगा। हाँ, तो ये ओवर ओमेगा डी का वेरिएशन है ना, ये सिर्फ ये जो पार्टिकल है यहाँ पे इस पोजीशन नॉट ओमेगा डी है, और इस समय पे ये किस चीज को रिप्रेजेंट जो बात है, तो ये एम्पलीट्यूड कम है, इसका डैम्पिंग का केस, और दो हमको ऐसे इक्वेशंस दे दिए गए कि ऐसा वेरिएशन है, ठीक है, और यहाँ पे शार्पली है, यानी कि ये स्मॉलर डैम्पिंग का केस के कारण वैसे शार्प आ रहा है उस पोजीशन पे। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि अगर डैम्पिंग घटाते जाएंगे तो जो एम्पलीट्यूड जो होगा वो शार्पर शार्पर होता जाएगा, बस जैसे कि हमको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ऐसे ही 2 कर्व दे दिया जाएगा या फिर 3 कर्व दे दिया जाए, बोलेगा किसमें जो है डैम्पिंग ज्यादा है कम है, ऐसा करके पूछे जाते हैं। 1 मिनट देखते हैं इस पे कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। जैसे क्वेश्चन है ऐसा है, ठीक है, 3 कर्व दे रखा है इस पोजीशन पे, ये जो है ओमेगा डी बाई ओमेगा नॉट जो है ये 1 है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में दे रखा है, तो बोल रहा है कि इसमें लिस्ट डैम्पिंग किसका होगा और मोस्ट डैम्पिंग किसका होगा। अगर हम बोल दे फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड है, बोलो। सो फर्स्ट का लीस्ट होगा, ठीक है, थर्ड यानी कि का इसमें मोस्ट होगा। लिस्ट एंड मोस्ट डैम्पिंग, तो लिस्ट किसका होगा फर्स्ट का, मोस्ट कहेंगे थर्ड का। तो इसमें ग्राफ में मार्क नहीं किया क्या, होगा। इधर ये ओमेगा है, ये एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा रेशियो है, ओमेगा डी बाई ओमेगा नॉट, ठीक है, ये वेरी कर रहा है, जब ये दोनों का रेशियो 1 हो जा रहा है तब की बात है। ठीक है, तो लास्ट का जो टॉपिक है इनको जैसा है वैसा ही याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ कर नहीं सकते हैं। जब 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे तो उस समय आके एक बार और देख लेना, ठीक है, उस समय अगर देखोगे तो शायद जिज्ञासा जाएगी कि सॉल्व करे, तो सॉल्व करके भी देख सकते हो। क्लियर है? लास्ट यस क्लास सर। जो यस क्वेश्चन सर। दिए थे, ठीक है, उसमें कौन सा क्वेश्चन था, शायद सेंटर ऑफ मास से और एक नीचे वाला ये था ना, यस सर। स्प्रिंग, यस सर। उसका टाइम पीरियड कितना है, बोलो। सर 2 पाई सर बाई √3/4 2g/L माइनस 3k/m। इसमें तो कुछ अजीब टाइप का दिया हुआ है, ml²/3,
कितना आ रहा है बताओ तो। सर मेरा कुछ और है। ऐसा दे रखे 4 बाई 3 2 mg L प्लस 5 KL स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? यस सर मेरा यही है। सर मेरा मतलब इस फॉर्म में नहीं लिखे, वो फ्रीक्वेंसी के राइट फॉर्म लिखे 2 पाई बाई √1/3 g/2l प्लस 15k/4m। ठीक है, जैसा भी है, मतलब ये आ रहा है तो ठीक है। यस सर। ठीक है। और रवि, जैसे कि फेज यस सर। डिफरेंस पूछे थे कि फेज डिफरेंस जो होता है पार्टिकल का, तो जैसे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, तो फेज डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन को ही। जैसे अगर हम मान लेते यस हैं कि सर। एक पार्टिकल है, एक ही लाइन को ऑसिलेट कर रहा है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तो पहला पार्टिकल दोनों इधर ही मूव कर रहे हैं लेट से, तो पहला पार्टिकल का फेज क्या आएगा? 0। सेकेंड पार्टिकल इधर जा रहा है, यानी कि इसके लिए अगर हम फेज एंगल निकालेंगे तो ये कुछ थीटा आएगा। φ2 अगर लिख रहे हैं तो थीटा आ रहा है। यस सर। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो फेज डिफरेंस होगा। तो किसी भी समय पे वो सेम जगह रहे उससे कोई मतलब नहीं, क्या उसका फेज है। फेज रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल किसी पार्टिकुलर टाइम पे किस पोजीशन पे है। सर ठीक तो है, फिर इसमें ऑसिलेट कर रहा मैक्सिमम है। सेपरेशन कैसे आता? मैक्सिमम सेपरेशन कैसे आएगा मतलब? सर फेज अगर बोलो। डिफरेंस कांस्टेंट है सर, अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो तो दोनों के बीच सेपरेशन वो सर वो भी तो होना चाहिए ना कांस्टेंट। तो पार्टिकल जो है इस लाइन पे मूव कर रहा है। यस सर। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से चला इधर, ये यहाँ है, जब ये इधर जाके इधर घूम के आ रहा होगा तो रास्ता में कहीं मिलेगा, तो वहां यस सर। मिनिमम सेपरेशन होगा। अब ये जो यस सर। पार्टिकल है इधर कहीं आ जाए और ये इधर चला जाए, उस समय ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा कि दूरी उन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा हो, ऐसा भी तो होगा। सेम डायरेक्शन में दोनों यस। पार्टिकल जा रहा होगा और ऐसे जब वेलोसिटी का कंडीशन आ जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए, तो उस समय क्या होगा? वो मैक्सिमम दूरी, यस सर। वही चीज होगा। जी सर। सर एक और भेजे थे। तो दूसरे चैप्टर का था ना? पता नहीं। हाँ सर दूसरी सर्कुलर मोशन कैसे? हम्म। एक क्वेश्चन अद्वै भेजा है कि एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, टाइम पीरियड 4 पाई स्क्वायर है, स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो ए है, नेक्स्ट सेकंड में, यानी कि सेकंड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी है, सर आवाज कट रहा है आपका। सेम डायरेक्शन में, तो एम्पलीट्यूड बताना है। हेलो। सर आ गया। हेलो। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कोई भी पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन से वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड यानी मोशन के पहले सेकंड में उसने जो डिस्टेंस टेबल किया है कितना? ए। और सेकंड सेकंड में जो उसने डिस्टेंस टेबल किया है वो है बी, ठीक है। तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा ये बताना है, जबकि टाइम पीरियड 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर लगभग 10 आता है, यानी कि 40 सेकेंड है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो निकाल सकते हो। तो सिंपल हमारा ये लिनियर मोशन का क्वेश्चन हो गया है।
और डिस्प्लेसमेंट बोल रखा है कि सेम डायरेक्शन में। यस सर। यहाँ से हम हेलो। मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अद्वय, Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ओमेगा, ओमेगा तो हमारे लिए फिक्स होगा पार्टिकल का, ये हम बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस हमारा ए है, ठीक है। तो अगर हम ये एंगल थीटा वन बोले तो थीटा वन जो होगा ओमेगा इंटू 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड होगा। क्लियर है। अब अगर हम इसका एम्पलीट्यूड ए बोल रहे हैं तो ए इजकल टू, ध्यान से देखो तो ए माइनस ए ऑफ कॉस थीटा वन है, ठीक है। अब अगर b की बात करें तो वैसे ही हम ये डिस्टेंस b की बात करें तो b का भी वैसे ही निकाल सकते हैं कि b क्या होगा। तो a प्लस बी, अगर यहाँ से ये डिस्टेंस दें तो दूसरे सेकंड में पूछ रहा है, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। तो ऐसा देख लो, यानी कि a इजकल टू a 1 - कॉस ऑफ ओमेगा, ये इक्वेशन 1 हुआ। सेकेंड अगर ध्यान से देखें तो हमको ऐसा दिख रहा है कि अगर पार्टिकल जो है दूसरे सेकंड में चला है b, तो हम बोल सकते हैं कि 2 सेकंड में उसने चला होगा ये थीटा टू। तो हम बोल सकते हैं थीटा टू जो होगा वो आएगा ओमेगा इंटू 2 सेकेंड। और उस दौरान ये जो टोटल डिस्टेंस लेट से हम बोल रहे हैं क्या, y, तो y इजकल टू क्या होगा, तो a माइनस a कॉस ऑफ 2 ओमेगा। अगर हम b से रिलेट करना चाहते हैं तो 1 सेकेंड में उसने a चला है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में b चला है, तो ये y जो है और कुछ नहीं बल्कि क्या है, a प्लस b है। बोल सकते हो, हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ से हमको a और b के टर्म में, यहाँ से हमको a निकालना है तो ओमेगा को एलिमिनेट कर देंगे तो a हमारा आ जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन से या किसी से भी, यहाँ पे cos 2 ओमेगा है तो यहाँ से cos ओमेगा लिख के उसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन भेजे थे। सर मुझे वो पूछना था y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा t का। क्या, a sin स्क्वायर ओमेगा टी? सर वो आपने जो पहले दिया था, एक जो प्रूव करना था सर एसएचएम के लिए। हाँ सर वो हाँ बोलो। सर ये एसएचएम है या पीरियोडिक है सर? एसएचएम आ रहा था ना, शायद सॉल्व तो किए थे लास्ट क्लास। सर एक दूसरे बुक में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था ये एसएचएम सिर्फ पीरियोडिक है। सर ये शायद डिफरेंट, इसका जो मीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज है, फ्रीक्वेंसी मीन, लेकिन सर आवाज कट गया आपका। तो सर आवाज कट रहा है आपका। हेलो, यस सर।
हेलो सर आ रहा बस। तो बोल रहे थे कि ये ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो हम लोग फाइंड किए थे उसमें मीन पोजीशन सेपरेट था और एसएचएम आ रहा था। यस सर। ठीक है, सर उसको चेक कैसे करेंगे, वो वैसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके? हाँ इक्वेशन है तब तो फिर वैसे ही करेंगे। सर किसी का भी क्वेश्चन मिलना चाहिए, एक्स का, वी का, और ए में से किसी एक का भी तो सुपर सिस्टम होगा। हाँ यस सर। सर ठीक इसका है, एक बार डिस्कशन चेक कर क्लास लेना कब वो रखिएगा? फॉर्मेट। हम देखते हैं, बाकी सब पूरा कंप्लीट करो, एक दिन कर लेंगे सर कुछ नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन। स्टार्ट होगा उससे पहले रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर तो 14 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो ही जाएगा, सर तो ये खत्म हो गया। उसी दिन रख दीजिए ना डिस्कशन। सब कर लिए हो क्वेश्चन सब? देवांशु, विवेक? सर अभी करना है सर, पूरा नहीं हुआ है। करो, चैप्टर शुरू हो रहा है तब से करना शुरू कर दो, दो दो चार चार क्वेश्चन करते रहोगे तो। सर आपको एक क्वेश्चन भेजे थे। हाँ वही ना, शैम्पू वाला। सर आपको एक क्वेश्चन भेजे थे। यस सर। ठीक है, उसमें सॉल्व नहीं हुआ। सर वो कर तो डिक्रीजिंग कर रहे हैं चाहिए ना, कंप्लीटली डिक्रीजिंग कर, तो ऑप्शन सी आना चाहिए, लेकिन उसमें स्ट्रेट लाइन दिया है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं आ सकता है। क्यों? वो तो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा शायद, उसके बाद ही जाके पता चलेगा क्या आएगा। सर साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा ही इक्वेशन में, स्ट्रेट आ नहीं सकता है। थीटा वर्सेस एफ का दिया है। आंसर क्या दिया है? तो आंसर डी है। डी स्ट्रेट लाइन है क्या? नो सर। तो फिर फिर ठीक तो है मतलब वो। सी हमको लग रहा है कि कंप्लीटली डिक्रीजिंग आना चाहिए ना। नहीं, घट बढ़ेगा घटेगा ऐसे तो होगा, सर अगर कैसे? सोचोगे ऐसे भी। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा अगर पानी रखते हैं उसका, सिर्फ डब्बे की बात तुम करो, ठीक है? मान लेते हैं कि एक शैम्पू है, शैम्पू का डब्बा है, तो सिर्फ उसका मास होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता यस होता सर। ठीक है। तो अगर हम उस पर लुढ़काते तो कुछ एंगल थीटा आता, लेकिन अगर हम उसमें अब शैम्पू डाल रहे हैं तो शैम्पू अगर लेयर उसका हाइट जो है उसके सेंटर से कम रहा तो उसका ओवरऑल सेंटर ऑफ मास क्या उससे नीचे हो जाएगा? बोलो। सर फिर ओवरऑल से सेंटर बोलिए। ऑफ मास शैम्पू प्लस डब्बे का जो पहले सेंटर पे था, यानी कि खाली जब डब्बा था तब उससे क्या अब नीचे आ जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। यस सर। तो उस समय जब सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा तो लुढ़काने के लिए हमें कम एंगल देना पड़ेगा या ज्यादा? ज्यादा। यस सर। और जब हम शैम्पू भरते भरते जो सेंटर था सिलेंडर का उससे ऊपर तक चले गए तब उसका सेंटर ऑफ मास उससे ऊपर हो जाएगा। यस सर। तो उस समय हमको लुढ़काने के लिए कम एंगल देना पड़ेगा। यस ठीक है, सर। तो वेरिएशन तो ऐसा ही होना चाहिए कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, बाद में क्या होगा तो जब भर जाएगा तब की बात है। तो इसमें इक्वेशन कौन है, एक मिनट, तो डी ही आ रहा है। यस सर। ठीक है फिर इससे में सब कंप्लीट करो। सर एक क्वेश्चन भेजा है।
इसमें क्या दिक्कत है? पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसका और करेक्ट आएगा क्या? एक बार चेक करिए ना, किसका? जो क्वेश्चन भेजा है अद्वैत। तो फोर्स फाइंड कर लो। फोर्स कैसे फाइंड करोगे? माइनस डी यू बाई डी एक्स। यस सर। ये जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। एक मिनट कर ही लेते हैं। सर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स आ रहा था, माइनस एक्स नहीं आ रहा था। देख लेते हैं क्या आ रहा है। यू एक्स जो है ये है यू नॉट वन माइनस कॉस ऑफ ए एक्स, यही था। तो डी एफ यस इजकल सर। टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो इसको रखेंगे तो माइनस जीरो, ये हो जाएगा माइनस है कॉस का प्लस साइन एक्स इंटू ए, तो माइनस ए साइन ए एक्स, यही आ रहा है। यस Yes, sir. सर। एक्स है, एफ है, इसको टी के टर्म में कैसे रख सकते हो? वन डायमेंशनल पोटेंशियल फील्ड यूनिट, थीटा स्मॉल तो मानेंगे नहीं। एस तो लिख दिया है सर स्मॉल ऑसिलेशन। कहाँ है? ऑप्शन सी और डी में। अच्छा, तो स्मॉल ऑसिलेशन मानेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर एक्स। यस सर, माइनस एक्स पे आ गया प्रोपोर्शनल सर, वहाँ पे माइनस डालना भूल गए थे डी यू बाई डी एक्स में, इसलिए प्लस आ रहा था। ठीक है, तो ये एसटीएम का इक्वेशन तो हो गया। यस स्टेबल सर। इक्विलिब्रियम एक्स इक्वल टू जीरो पे, वो भी सही है। टाइम पीरियड यू नॉट सॉल्व करवाएगा लग रहा है। पहला दोनों तो हो गया। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन कितना आ रहा है? आंसर तो टाइम पीरियड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, सर डिफरेंशिएट के तो बाहर यू नॉट तो रहेगा ही ना। अच्छा हाँ ठीक है, वही हम भी सोच रहे हैं यूनिट कहाँ से आएगा। हाँ तब तो हो ही गया, यस सर। हो जाएगा तो है Yes, ए sir. अंडर रूट टी यू नॉट बाई एम ओमेगा हो गया टाइम पीरियड उसे। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू टू